नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इन दिनों पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कपकपाती सर्द रात में सड़कों पर घूमने वाले लोगों का सहारा सिर्फ अलाव होता है। हर साल सर्दी के मौसम में चौक चौराहों और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं और गरीब लोगों के लिए नगर निगम अलाव की व्यवस्था करता है, लेकिन इस बार गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान हरिद्वार पुलिस मानवता की मिसाल पेश कर रही है। आपको बता दें कि ठंड को देखते हुए हर की पौड़ी स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने अलाव की व्यवस्था की है। एसपी सिटी ने लोगों से भी अपील की है कि अपने अपने तरीके से अलाव की व्यवस्था कराएं, जैसे ठंड में गरीब लोगों को राहत मिल सके। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हरिद्वार से, जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि लगातार हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही हर की पौड़ी पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस मानवता की मिसाल पेश करती हुई नजर आ रही है। हर की पौड़ी पर या गंगा घाट पर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आते हैं जिनके रहने की व्यवस्था समुचित नहीं हो पाती है, उचित नहीं हो पाती है, और उनके पास उतने धन नहीं होते हैं, तो वो हरिद्वार के ही आसपास रात्रि विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो याचक हैं, मांगने वाले लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दरिद्र नारायण हैं, तो वो हर की पौड़ी पर ही रात्रि रहते। लेकिन वहाँ पे जो भी यात्री आ रहे हैं हर की पैड़ी पे, स्नान के बाद उन लोगों को अलाव की व्यवस्था लोगों के सहयोग से ही पुलिस वहाँ पे की है, जिससे कि जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको, उसमें बुजुर्ग काफी रहते हैं, तो उनको वहाँ पे अलाव से एक गर्मी मिले, तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने किया। वही खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में एक जल जीवन मिशन योजना की प्रगति में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में अब तक हुई प्रगति, ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन, पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई रोड कटिंग के मामलों का निस्तारण किया। साथ ही काम के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करते हुए निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण कानून को सख्त करने के संबंध में विधेयक को पास किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड में जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण को लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति का आरोप सिद्ध होने पर पीड़ित को 5 लाख रुपए देने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां राज्यपाल ने भी जबरन धर्मांतरण को लेकर मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधेयक को मंजूरी देते हुए बताया कि इसके अंदर धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रावधान है और साथ ही 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान है। धर्मांतरण कानून चूंकि पूरे उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी जरूरत थी, और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर
लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज महामहिम जी ने भी उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब एक कड़े कानून के रूप वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद ही दिन बाकी हैं। ऐसे में मसूरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इस बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। साथ ही देहरादून में भी जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की गई है। किंतु मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है, मसूरी और नैनीताल में दो जगह कई बारी प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की, तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर। वहीं भारत में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी क्रम में 25 दिसंबर ईसाई समुदाय के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है और इसकी धुन सभी देशों में देखने को मिलती है। क्रिसमस दिवस की पूर्व संध्या पर लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। देहरादून में भी क्रिसमस का रंग देखने को मिल रहा है। चर्चों को सजाया गया है और बच्चों के लिए कई खिलौने और सजावटी सामान बाजार में बेचे जा रहे हैं। ट्रिनिटी विलेस चर्च के पादरी मास्टर ललित निगम ने बताया कि परमेश्वर ने इस दिन अपने आप को प्रकट किया और दुनिया में अंधकार को खत्म करके चारों तरफ प्रकाश फैलाया। क्रिसमस सारी दुनिया खुशी को मनाती है और उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, हम सब। और हमारे चर्च तैयारी कर रहा है क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए और हम चाहते हैं कि हर्षोल्लास के साथ, प्रेम भाव के साथ और पूरे मसीह समाज के बीच में और मसीह समाज से बाहर के जो लोग हैं उन सब के साथ मिलकर के हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और करना चाहते भी हैं। देखिए, क्रिसमस जो है इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा संदेश इसका ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने आप को जो प्रकट किया, अपने इकलौते बेटे के रूप में प्रकट किया है। और वो इसलिए प्रकट किया ताकि दुनिया के कोई भी लोग किसी भी जाति धर्म से संबंध क्यों ना रखते हों, वो नाश ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाएं। क्योंकि परमेश्वर मुक्ति के संदेश को या मुक्ति के द्वार को खोलने के लिए क्रिसमस उसमें एक बहुत बड़ा चंपावत जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक स्कूल की वीडियो क्लिप के चलते स्कूल की प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय में क्लास लगी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है। पूरा विद्यालय सिर्फ भोजन माताओं के सहारे चल रहा है। मामला बाराकोट ब्लॉक का है। साथ ही आपको बता दें कि विद्यालय में शिक्षक की कमी है, जिसको लेकर ये मामला सामने आया है और साथ ही प्राचार्य को निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद इस बारे में पूछे जाने पर चंपावत के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने मीडिया को बताया कि स्कूल में 3 शिक्षक तैनात हैं, जिनमें से 2 छुट्टी पर है। विद्यालय की प्राचार्य माया पुनेटा वर्तमान में विद्यालय में इकलौती शिक्षिका है, उनके द्वारा ही लापरवाही बरती जा रही है। टीचर नहीं इधर, या आंगनबाड़ी वाली। मैंने जो है
जानकारी प्राप्त की तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोतड़ी में वर्तमान में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से एक शिक्षक जो है वो मेडिकल पर हैं, जो कि 10:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई थी। और इस प्रधानाध्यापिका को हमने जो है अगस्त माह में ये सेवानिवृत्त हो चुकी थी, किंतु इनके द्वारा सत्रांत लाभ के लिए आवेदन किया गया था। तो इनको इस सत्र के समाप्ति 31 मार्च 2023 तक सत्रांत लाभ का जो है इनको वहीं अल्मोड़ा परिवहन निगम में 40 बसों के संचालन के लिए कर्मचारियों की कमी के चलते कई बसों के पहिए जाम हैं, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान के साथ साथ लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो में लंबी और पर्वतीय रूटों की बस संचालन के लिए 100 से अधिक चालकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष करीब 40 चालक कार्यरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जबकि कई बार अधिकारियों के पद भरने का आश्वासन दिया जाता है। आज के समय में अल्मोड़े में 40 बसें हैं और जो हमारे पहाड़ी मार्गों को पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रही हैं और स्टाफ की भी भारी कमी है। सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी सभी मार्गों पर बसें चलाई जाएं और कर्मचारियों को अधिक से अधिक निगम में नियुक्तियां दी जाए। वहीं अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिषद में छात्र संघ चुनाव का मतदान हो रहा है। दोपहर 2 बजे के बाद मतगणना होगी और परिणाम घोषित होने के बाद पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। इस बार छात्र संघ चुनाव में 6400 छात्र छात्राएं अपने मत का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग के लिए कुल 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और परिषद में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मतदान हमारा 10 बजे से शुरू हो गया है और पुलिस प्रशासन के पूरे सहयोग से और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था अभी तक संचालित है और आगे इसी तरह चलने की पूरी होगी। कितने बजे तक मतदान के? मतदान 10 बजे से चल रहा है, 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे से 2:30 बजे तक हमारा ब्रेक होगा, उसके बाद फिर काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। शाम तक रिजल्ट? शाम तक वो काउंटिंग पर डिपेंड करता है। वहीं बाजपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के विभिन्न होटलों और स्पा सेंटर पर छापेमारी की। इसके चलते टीम को एक होटल में 2 संदिग्ध युवतियां मिली, जिन्हें पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने होटल स्वामी का चालान किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम प्रभारी बसंती आर्या ने बाजपुर कोतवाली के एसआई भगवान गिरी गोस्वामी और पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के स्पा सेंटर पर छापेमारी की, जहां स्पा सेंटर में ताला लगा हुआ मिला। जिसके बाद टीम ने दोराहा रोड स्थित होटल में छापेमारी की, लेकिन छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके पर कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद टीम ने कहलो होटल में छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी से होटल में हड़कंप मच गया है। ये हम जनरली डेली ही हम ये कार्रवाई करते हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट और जो मसाज पार्लर वगैरह हैं उसमें चेकिंग करते हैं कि वहाँ पर कोई इलीगल तरीके से कोई लड़कियों को मजबूरी वस्तु नहीं रखा गया है और कोई इस तरह से मजबूरी में वहाँ काम कर रही हो, तो वही हम चेक कर रहे हैं और किसी प्रकार का उनका सत्यापन किया है नहीं किया है वो चीज़ देख रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो सत्यापन पाए गए। एक कोई होटल इधर मिला है, उसमें जो है वो बगैर आईडी के रखा गया है उनके कस्टमर को, तो उसका हम चालान कर रहे हैं। चंपावत के टनकपुर तहसील पूर्णागिरी के गेट के बाहर उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने परिवहन निगम में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि शुक्रवार को मृतक आश्रित संगठन के अध्यक्ष गौरव शंकर शर्मा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जिसके बाद संगठन ने अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह को परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है।
हमारी उत्तराखंड सरकार से केवल एक मांग है कि रोडवेज के समस्त मृतक आश्रितों को स्थायी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि 1974 की नियमावली के अनुसार अगर घर का कोई एक सदस्य सरकारी नौकरी पर है और उसकी सेवा काल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान रहा है। और ये आज से नहीं, सन 1974 से रहा है और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और उत्तराखंड में और सारे राज्यों में चल रहा है। सारे राज्यों की नियमावली लगभग सेम है। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं चंपावत से, जहां आश्रित संगठन का धरना दूसरा दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्णागिरी के गेट के बाहर प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी भी की है। वहीं कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। उसके मद्देनजर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने बताया कि कोरोना के संदर्भ में जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके अनुपालन के साथ ही नए वर्ष का सेलिब्रेशन या फिर 25 दिसंबर का उत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून के नगर निगम और नगर निकायों के कई स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी रैन बसेरों के साथ ही अस्थायी रैन बसेरे चिन्हित करके रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों को हम लोगों ने रियलिटी चेक किया तो सब जगह सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है पर्टिकुलर जहाँ पे अलाव अभी जो है अरेंज नहीं किए गए हैं उनका, तो वो कैसे कराएंगे आप, क्योंकि काफी इसमें डिफरेंट काफी ज्यादा है। नहीं अभी क्योंकि अब और ज्यादा पीक सीजन आएगा, अभी हम लोगों के द्वारा सभी को कह दिया गया था कि अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था सुचारू कर ली जाए। जहाँ भी इस तरह का कोई इशू है तत्काल उसका संज्ञान लिया जाएगा और नगर निगम और नगर पालिकाओं को इंस्ट्रक्शन जारी किए जाए। प्रदेश में बढ़ती समस्याओं और चुनौतियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में मंथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मंथन के दौरान आज मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर एस.एस. सिंधु ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्य सचिव को उन सभी समस्याओं से अवगत कराया गया जो प्रदेश में इस पर रही है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट BF.7 भारत में कदम रख चुका है, जिसके बाद महामारी बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार ने जनता से कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। आज इंटरेक्शन लगभग 1 घंटे का हुआ, जिसमें डीजीपी साहब ने भी बताया कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, जो क्राइम की स्थिति क्या है, क्या क्या केस जो रिसेंटली अच्छे इन्वेस्टिगेट हुए हैं और जो मीडिया को पहले ही पता है, और उसके बारे में बात हुई। ट्रैफिक के क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि देहरादून में भी और उत्तराखंड में भी जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है, कुछ पदों की रिक्तियां हैं जो जिसके कारण पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है जब रिक्तियां ज़्यादा होती हैं। उसकी भी बात हुई कि जल्दी से जल्दी वो भर्ती करके जितने पद खाली हैं उनको पूरा किया जाए। किंतु मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग आपको पता है शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ, तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों के विस्थापन को लेकर दायर 5 जनहित याचिकाओं पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आर.सी. खुलबे की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक साथ सुनवाई की। खंडपीठ ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। आगामी सुनवाई की कोई तिथि भी तय नहीं की गई है।
रेलवे की भूमि पर काबिज मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद गुफरान, टीकाराम पांडे, मदरसा गुसाई, गरीब नवाब, भूपेंद्र आर्या और अन्य लोगों की ओर से जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। खंडपीठ ने सभी को एक साथ ही सुना, लेकिन विस्थापन पर कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। ऐसा है कि बस्ती 1998 में मलिन बस्ती घोषित की गई राज्य सरकार के स्तर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ और विकास कार्य भी हुआ। आज तक लोगों को बसे हुए हैं 50 साल हो गए। आज की स्थिति जो कोर्ट के जब निर्णय आया है, इतनी बस्ती कहाँ जाएगी हमारा, और यहाँ से बस्ती हटाई जाए तो उनको कहीं जगह दी जाए। उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी कॉपी जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो इसलिए जो पूरा आदेश है उसकी गहरी जो उसमें रिसर्च होगी वो तभी हो पाएगी जब पूरा आदेश आ जाएगा, और उसमें न्यायिक अध्ययन तभी हो पाएगा जब आदेश हमारे वकील हैं वो पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी तो हमने पहले से ही कर रखी थी, और सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही जाना। ये कोई भी गरीब जो इतने वर्षों से बसे हुए हैं, अब उन्हें ज़बरदस्ती अगर कहा जाए कि रेलवे की भूमि है, और रेलवे के कई सारे एफिडेविट हैं, कोई गजट नहीं है रेलवे के पास, कई सारे सबूत दिए गए थे। नाम शेरदिल है और मैं छोटे बड़े का सबका नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कोर्ट का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। हम क्या, हमारे बाप भी नहीं कर सकते। हमारा ये हिसाब है कहना कि कहीं भी आदमी को बसाया जाए तो हटाया जाए तो बसाया जाए। एक ये देखो, हमने उत्तराखंड में उत्तराखंड बनाने के लिए प्रदर्शन किया, उत्तराखंड भी बनाया, सब कुछ करा, हमने बड़ी मेहनत किया उत्तराखंड बनाने के लिए। तो ये इसी के लिए करा था कि हमें दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दो। हल्द्वानी 70% नजूल है, वहाँ पे उन लोग पे कागज थे सबूत के साथ कि ये नजूल भूमि है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करें। राजस्व की भूमि जो होती है सरकारी भूमि होती है, और नजूल हल्द्वानी 70%, और जिसमें सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, नजूल मुसलमान भी रह रहे, सिख भी रह रहे, ईसाई भी रह रहे। बिल्कुल नहीं, सीमांकन तो रेलवे ने एफिडेविट सबमिट करा है कि हम सीमांकन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो अंदाजन लगा दिए, जो खंबे उनके लगे थे अंदाजन लगा दिए उन्होंने। हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं तो हमें घर दिए जाए, हम अपने जरा सारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें जमीन दें या तो फिर हमें यहीं रहने दें। हम यहाँ बहुत सालों से रहते चले आ रहे हैं, हम पैदा यहीं हुए, हमें यहीं मरना है और यहीं जीना है, वरना हमें उखाड़े ना यहाँ से। हम यहीं मरना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए? जगह दे दिया, हम खुद ही घर तोड़ आएगा अपने कहीं ले लेंगे। हमें कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद हो सिर में। हाँ, 60 को पैदाश हल्द्वानी की, पले बड़े हल्द्वानी में हम। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? फिर क्या अब क्या बात क्यों हो रहा है, क्यों करवाना है हमारे संग? नहीं, कोई राजनीति की भेड़ तो नहीं? अब ये पता नहीं भाई साहब। नहीं है जगह रेलवे के बाप की। हाँ। हमें तो जगह की जगह दे दे बस, रहने के लिए, सर छुपाने के लिए। बहुत मुद्दत से रहते चले आ रहे, करीब 45 साल तो हमें हो गए यहाँ पर रहते हुए। तो अब क्या होगा? अब हम होगा क्या, जैसी जो वो करेंगे वही होगा, और क्या होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।